चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। पिछले अध्यायों में हमने वस्तुओं की गति के बारे में तथा बल को गति के कारक के रूप में पढ़ा है। हमने देखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा को बदलने के लिए बल आवश्यक है। हम जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो वह पृथ्वी की ओर ही गिरती है। हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्र लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन ने इस तथ्य को समझकर कहा कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायित्व है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वाकर्षण के स्वार्थिक नियम के विषय में पढ़ेंगे। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तु की गति पर चर्चा करेंगे। हम पढ़ेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार बदल जाता है। द्रवों में वस्तु के प्रवलन की शर्तें के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। गुरुत्वाकर्षण हम यह जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाकर नीचे की ओर गिर जाती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर आ गिरा। सेब के नीचे गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा कि जब पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो यह चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर सकती? क्या दोनों अवस्थाओं में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों स्थितियों में एक ही प्रकार का बल कार्य कर रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के सभी बिंदुओं पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता बल्कि पृथ्वी की ओर गिरता रहता है, अतः अवश्य ही पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। लेकिन हमें चंद्रमा पृथ्वी गिरता हुआ दिखाई नहीं देता। आओ चंद्रमा की गति को समझने के लिए अध्याय 8 में दिए गए क्रियाकलापों 11 पर पुनः विचार करें। क्रियाकलाप 1, धागे का एक टुकड़ा ले, इसके एक सिरे पर एक पत्थर बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को पकड़कर पत्थर को वृत्ताकार पथ में घुमाइए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़ दीजिए। अब फिर से पत्थर को गति की दिशा को देखिए। धागों को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता रहता है और सभी बिंदुओं पर उसकी गति की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। दिशा के बदलने में वेग परिवर्तन तथा त्वरण सम्मिलित है। केंद्र में लगने वाले बल के कारण यह त्वरण होता है तथा यह वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है। केंद्र में लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में स्वतंत्र रूप से गतिशील रहता है। यह सरल रेखा वृत्तीय पथ को स्पर्श करेगी। इसे भी जानिए। वृत्त पर स्पर्श रेखा वह सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। सरल रेखा PQR वृत्त की बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है। अभिकेंद्र बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। पृथ्वी का आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि अभिकेंद्र बल ना हो तो चंद्रमा समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। न्यूटन ने यह देखा कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है? यदि ऐसा होता है तो हमें पृथ्वी सेब की ओर गति करते हुए क्यों नहीं दिखाई देती है? गति के तीसरे नियम के अनुसार पृथ्वी भी सेब की ओर आकर्षित होती है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के वितरण का अनुपाती होता है। पृथ्वी की तुलना में सेब का द्रव्यमान नगण्य है, इसलिए हमें पृथ्वी सेब की ओर गति करती हुई दिखाई देती है। तर्क का उपयोग यह जानने के लिए कीजिए कि पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित क्यों नहीं करती है। सौर परिवार के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले की भांति तर्क देकर हम यह कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल कार्य करता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल पृथ्वी ही चंद्रमा और सेब को आकर्षित नहीं करती, वरना विश्व के सभी ग्रह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वस्तु के बीच के इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का स्वार्थिक नियम। विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं जो उन पिंडों में द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है।
यह बल इन पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। आजकल न्यूटन का जन्म इंग्लैंड के ग्रथम के निकट स्थित विलथ्रोप में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में उन्हें सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म एक निर्धन कृषक परिवार में हुआ था, लेकिन वे खेती के काम में रुचि नहीं रखते थे। 1661 में वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई। ऐसा माना जाता है कि इसी वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना घटती हुई। सेब गिरने की इसी घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में स्थिर रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की संभावना की खोज करने की प्रेरणा दी। अतः उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। विशेष बात यह है कि न्यूटन से पहले भी अनेक महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, लेकिन वे इसके महत्व को समझने में सफल नहीं हुए। न्यूटन ने गति के विषय प्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया, प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया तथा खगोलीय प्रश्नों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की, जिसे कैलकुलस कहा जाता है। इस शाखा का उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तु के लिए गोले का व्यवहार ऐसा होता है जैसे कि उसका पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। न्यूटन ने अपनी गति के तीनों नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के द्वारा भौतिकी विज्ञान के स्वरूप को ही बदल दिया। 17वीं शताब्दी में हुई प्रमुख वैज्ञानिक क्रांति के रूप में न्यूटन ने गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस तथा अन्य वैज्ञानिकों के योगदान को अपने कार्यों के साथ एक नया शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित किया। यह एक विशेष तथ्य है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का विशेष तथ्य संभव नहीं हो सका था। यद्यपि उसकी सत्यता के बारे में भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित के द्वारा उसकी पुष्टि भी की गई थी। इसका यह सिद्धांत बहुत ही सरल व परिष्कृत हो गया। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षित है। न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुमान कैसे लगाया? ग्रहों की गति के अध्ययन में सदैव से ही हमारी गहन रुचि रही है। 16वीं शताब्दी तक बहुत से खगोलीय शास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर लिए थे। जोहान्स केपलर ने इन आंकड़ों पर आधारित 3 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें केपलर के नियम से जाना जाता है। ये नियम इस प्रकार है। सभी ग्रहों की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में सूर्य की स्थिति को 0 से दर्शाया गया है। सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा सामान्य समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि P से Q तक गति करने में लगा समय R से S तक गति करने में लगे समय के बराबर हो, तो क्षेत्रफल OPQ तथा क्षेत्रफल ORS बराबर होंगे। सूर्य से किसी भी ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य की परिक्रमा करने में लगने वाले समय T के वर्ग के समानुपाती होता है। यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर पाए। न्यूटन ने ही यह सिद्धांत किया कि ग्रहों की गति का कारण सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल को सिद्ध करने में किया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ कम होता जाता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है, हम यह कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार होती है, माना कि कक्षीय वेग तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है। परिक्रमा करते समय ग्रह पर लगने वाला बल यदि परिक्रमा काल मान लीजिए m तथा m द्रव्यमान के 2 पिंड x तथा y एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम अनुसार पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के दोनों समानुपाती है, जहां g एक अनुपातिकता स्थिरांक है और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इस समीकरण में बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक रखने पर हमें g के SI मात्रक प्राप्त होंगे, जो n ma के पावर 2 के ag के पावर -2 है। हेनरी कैडविन 1731 से 1810 ने एक सुग्राही तुला का उपयोग करके g का मान ज्ञात किया,
जी का मान। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल उपस्थित होता है। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान को ज्ञात कीजिए। निष्कर्ष निकालिए कि आपको इस बल का अनुभव क्यों नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का यह सार्वत्रिक नियम ऐसे अनेक परिघटनाओं को स्वतःपूर्वक परिभाषित करता है जिन्हें असंबद्ध माना जाता था। हमें पृथ्वी से बांधकर रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों तरफ के ग्रहों की गति तथा सूर्य तथा चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा। मुक्त पवन। मुक्त पतन के अर्थ को जानने के लिए आओ एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 2। एक पत्थर लीजिए, उसे ऊपर की दिशा में फेंकिए। कुछ निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का यह आकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। अतः वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती हैं। हम कह सकते हैं कि वस्तु स्वतंत्र रूप में ही। क्या गिरती हुई वस्तु के वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है? गिरती हुई वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी की गुरुत्व बल के कारण है। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण इस त्वरण को त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। इसे जी से दर्शाया जाता है। जी के मात्रक वही है जो त्वरण के। गति के दूसरे नियम के अनुसार बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है। मान लीजिए क्रियाकलाप 2 में पत्थर का द्रव्यमान m है। हम यह जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं में गुरुत्व बल के कारण त्वरण लगता है और इसे g से दर्शाया जाता है। इसलिए गुरुत्व बल का परिमाण F द्रव्यमान m तथा गुरुत्व त्वरण g के गुणनफल के बराबर होगा। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के समीप है, अतः दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके पास रखी वस्तु के लिए पृथ्वी की आकृति गोलाकार नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ जाती है, इसलिए ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की तुलना में g का मान अधिक होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप g के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर स्थित वस्तु के लिए पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण g = g m/d² द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल ज्ञात किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3 बताने से पहले पृथ्वी की गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तु की गति। यह जानने के लिए कि क्या सभी वस्तुएं ठोस या खोखली, बड़ी या छोटी, किसी निश्चित ऊंचाई से समान दर से गिरेगी, आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 3। कागज का एक टुकड़ा तथा एक पत्थर लीजिए, इन दोनों को एक साथ किसी इमारत की पहली मंजिल से गिराइए। देखिए क्या कागज और पत्थर धरती पर एक साथ पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि पत्थर धरती पर कागज की अपेक्षा कुछ पहले पहुंचता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध उत्पन्न करती है। पत्थर पर लगने वाला बल वायु का प्रतिरोध कागज पर लगने वाले प्रतिरोध से कम होता है। इस प्रयोग को यदि हम कांच के जार में करें जिसमें हवा उपस्थित ना हो तो पत्थर तथा कागज एक ही दर से नीचे गिरेंगे। हम जानते हैं कि स्वतंत्र रूप में वस्तु त्वरण का अनुभव करती है, अतः स्पष्ट है कि वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं, चाहे वह ठोस हो या खोखली, छोटी हो या बड़ी हो, एक ही दर से नीचे गिरनी चाहिए। इस विचार की पुष्टि करने के लिए गैलीलियो ने इटली में स्थित पिसा की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया। क्योंकि पृथ्वी की सतह के समीप जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण एक स्थान पर जी रखने पर भी मान्य रहेंगे। यह समीकरण निम्न है। समीकरण द्रव्यमान। हम यह पहले पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। हम यह भी जानते हैं कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर, चंद्रमा पर या फिर बाहर अंतरिक्ष में हो तो उस वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, अर्थात एक दूसरे स्थान पर वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार। हम यह जानते हैं कि पृथ्वी कभी सभी वस्तुओं को एक निश्चित बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है और यह बल वस्तु के द्रव्यमान तथा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण त्वरण जी पर निर्भर है। किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। हमें ज्ञात है कि वस्तु पर लगा पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। इसे W से दर्शाया जाता है, क्योंकि वस्तु का भार एक बल होता है जिसके कारण यह पृथ्वी की तरह आकर्षित होता है। भार का ऐसा मात्रक वही है जो बल का है,
अर्थात न्यूटन भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। हम यह जानते हैं कि किसी भी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी भी स्थान पर दी गई वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है। यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर समान रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार हमने यह जानते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार व बल है जिस कारण पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार व बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कम है, इसी कारण चंद्रमा पर वस्तु कम आकर्षित होती है। प्रणोद तथा दाब। क्या आपने कभी यह सोचा कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से कैसे दौड़ लेता है? सेना का टैंक जिसका वजन 1000 टन से भी ज्यादा होता है एक सतत चेन पर कैसे टिका रहता है? किसी भवन की नींव अधिक चौड़ी क्यों होती है? काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? इन प्रश्नों को उत्तर समझने के लिए तथा इनमें शामिल परिघटनाओं को जानने के लिए दी गई वस्तु पर एक विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल प्रणोद तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल दाब की धारणा से परिचय कराना आवश्यक है। आओ प्रणोद तथा दाब का अर्थ समझने के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा करें। स्थिति ये, किसी सूचना बोर्ड पर आप एक चार्ट पेपर लगाना चाहते हैं जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया। इस कार्य को करने के लिए आपको ड्राइंग पिनों को अपने अंगूठों से दबाना होगा। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा पिन के शीर्ष चपटे भाग के सतह के क्षेत्रफल पर लगाया गया बल लंबवत लगता है। यह बल पिन की नोक पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल पर लगता है। स्थिति, जब आप स्थिति रेत पर खड़े होते हैं तो आपके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं। अब रेत पर लेट जाइए, आप देखेंगे कि आपका शरीर रेत में पैर जितना नहीं धंसता। उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में रेत पर लगने वाला बल आपके शरीर का कुल भार है। आप जानते हैं कि भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगने वाला बल है। यहाँ बल रेत की सतह पर लंबवत लग रहा है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। जब आप शिथिल रेत पर सीधे खड़े होते हैं तो आपका बल अर्थात आपके शरीर का सारा भार आपके पैरों का क्षेत्रफल जितने भाग पर है। जब आप जमीन पर लेट जाते हैं तो वही बल आपके पूरे शरीर के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल पर लगा रहा होता है, जो कि आपके पैरों के क्षेत्रफल की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि समान परिमाण के बलों का विभिन्न क्षेत्रफलों पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त अवस्था में प्रणोद समान रहता है लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग पड़ते हैं, इसलिए प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। दाब इक्वल टू प्रणोद बाय क्षेत्रफल। उपरोक्त समीकरण में जब हम प्रणोद तथा क्षेत्रफल के एसआई मात्रक प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें दाब का एसआई मात्रक प्राप्त होता है। तरलों में दाब सभी द्रव्य या गैस तरल होती है। ठोस भारी होने के कारण ही किसी सतह पर दाब लगता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी दीवारों तथा आधार पर दाब लगते हैं। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। उत्प्लावकता। यदि आप कभी किसी तालाब में तैरे होंगे तो आपने स्वयं कुछ हल्का अनुभव किया होगा। क्यों? क्या आपने कभी किसी कुएं से पानी खींचा है और यह अनुभव किया है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं से ऊपर खींचते हैं तो वह अधिक भारी लगती है? क्या कभी आपने सोचा है कि स्टील तथा लोहे से बना जहाज समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता? लेकिन उतनी ही मात्रा का स्टील तथा लोहा यदि चादर के रूप में हो तो वह क्या डूब जाएगा? अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानना बहुत आवश्यक है। आइए उपलब्धता का अर्थ समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 4। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेकर उसके मुंह को एक वायुरुद्ध डार्ट से बंद कर दीजिए। जब इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखेंगे तो आप देखेंगे कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी के अंदर धकेलिए। आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं। इसे और अधिक पानी के नीचे ढकेलने की कोशिश कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में ढकेलने में कठिनाई महसूस करेंगे। यह दिखाता है कि पानी द्वारा बोतल के ऊपर की ओर
एक बल लगता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में ढकेलते जाते हैं वैसे वैसे पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल भी बढ़ता जाता है। जब तक कि बोतल पूरी तरह पानी में न डूब जाए आप बोतल को छोड़ दीजिए। यह उछलकर पानी की सतह पर वापस आ जाती है। क्या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल पर कार्य करता है? यदि ऐसा है तो बोतल को छोड़ देने पर यह पानी में क्यों नहीं डूबी रहती है? आप पानी में बोतल को कैसे डुबो सकते हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोतल पर नीचे की दिशा में कार्य करता है। इसी कारण बोतल नीचे की ओर खींचती है, लेकिन पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में बल लगता है, अतः बोतल ऊपर की दिशा में ढकेली जाती है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। जब बोतल को डुबाया जाता है तो बोतल पर पानी द्वारा लगने वाला बल इसके भार से अधिक होता है, इसलिए छोड़ने पर यह ऊपर की ओर उड़ती है। बोतल को पूरी तरह डुबोने के लिए पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की दिशा में लगने वाले बल को संतुलित करना पड़ेगा। इससे नीचे की ओर लगने वाले एक बाह्य बल को लगातार लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। यह लगाया गया बल कम से कम ऊपर की दिशा में लगने वाले बल तथा बोतल के भार के अंतर को बराबर होना चाहिए। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की दिशा में लगाए गए बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। वास्तव में वस्तु को किसी तरल में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 5, पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक लोहे की कील लेकर इसे पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है। कील पानी में डूब जाती है। कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है तथा पानी द्वारा कील पर उत्प्लावन बल लगता है जो इसे ऊपर की ओर ढकेलता है, लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला बल पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक है, इसलिए यह पानी में डूब जाती है। क्रियाकलाप 6, पानी से भरा एक बीकर लीजिए, एक कील तथा समान द्रव्यमान का कॉर्क का एक टुकड़ा लीजिए, इन्हें पानी की सतह पर रखिए। देखिए क्या होता है। कील डूब जाती है जबकि कॉर्क तैरता है। इसका मुख्य कारण है उनके घनत्व में अंतर। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कॉर्क पर पानी का उत्प्लावन बल कॉर्क के भार से अधिक है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक है। इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसलिए यह पानी में डूब जाती है। अतः द्रव्य के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव्य के ऊपर तैरती है और जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव्य से अधिक है वे वस्तुएं द्रव्य में डूब जाती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्रियाकलाप 7, पत्थर का एक टुकड़ा लेकर उसे कमानीदार तुला या रबर की डोरी के एक सिरे पर बांधिए। तुला या डोरी को पकड़कर पत्थर को लटकाइए जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। पत्थर के भार के कारण रबर की डोरी की लंबाई में हुई वृद्धि या कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट कीजिए। पत्थर को अब एक बर्तन में रखे हुए पानी में धीरे से डुबोइए जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए कि डोरी की लंबाई में या तुला के माप में क्या परिवर्तन होता है। जैसे ही आप पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आने लगती है। अंत में जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है तो उसके बाद पाठ्यांक में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। डोरी के प्रसार या तुला के माप में कमी से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? हम यह जानते हैं कि तुला के पाठ्यांक में वृद्धि या रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन पत्थर के भार के कारण होता है। क्योंकि पत्थर को पानी में डुबोने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इस बल के फलस्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल में कमी आ जाती है। इसी कारण लंबाई की वृद्धि में भी कमी आ जाती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल को उत्प्लावन कहते हैं। किसी भी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का परिमाण कितना होता है? क्या किसी एक वस्तु के लिए यह सभी तरलों में बराबर होता है? क्या दिए गए तरल में सभी वस्तुओं पर समान उत्प्लावन बल लगता है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें आर्किमिडीज के सिद्धांत से प्राप्त होता है, जिसको निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वह ऊपर की दिशा में लगे हुए बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के समान होता है।
समान होता है। आर्किमिडीज एक प्रसिद्ध ग्रीक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जो उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत को खोजने की प्रेरणा उन्हें नहाने के टब में घुसने पर पानी के बाहर बहने से मिली। वे सड़कों पर यूरेका चिल्लाते हुए भागे। यूरेका का अर्थ है मैंने पा लिया है। अपने इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में प्रयुक्त हुए सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। यांत्रिकी तथा ज्योमेट्री में किए गए कार्यों ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। उत्तोलक, घिरनी तथा पहिया और धुरी के बारे में उनके ज्ञान ने ग्रीक सेना को रोमन सेना के विरुद्ध लड़ाई में बहुत सहायता प्रदान की। क्या अब आप स्पष्ट कह सकते हैं कि क्रियाकलाप 7 में पत्थर को पानी में पूरी तरह डुबोने पर भी डोरी के प्रसार में और कमी क्यों नहीं हुई थी? आर्किमिडीज के सिद्धांत के भी अनेक अनुप्रयोग हैं। इस सिद्धांत का उपयोग जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में किया जाता है। दुग्धमापी, जिनसे दूध के किसी नमूने के शुद्धता की जांच की जाती है, तथा हाइड्रोमीटर, जो द्रव्यों को घनत्व मापने में प्रयुक्त होते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित है। अपेक्षित घनत्व, आप यह जानते हैं कि किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। विशेष परिस्थितियों में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव एक समान रहता है, अतः सभी पदार्थों का घनत्व उनका एक लाक्षणिक गुण है। यह भिन्न पदार्थों में भिन्न होता है। उदाहरणार्थ सोने का घनत्व, जबकि पानी का घनत्व इतना होता है। किसी पदार्थ के नमूनों का घनत्व उस पदार्थ की शुद्धता की जांच करने में सहायक होता है।